हेलो बैक बेंचर्स। तो मैं हूं शिव कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं द बैक बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एज ऑफ एडोलेसेंट। ठीक है, तो एज ऑफ एडोलेसेंट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, पहले आज हम देख लेते हैं कि एज ऑफ एडोलेसेंट होता किसको कहते हैं। आखिर एज ऑफ एडोलेसेंस, क्या हम और आप एज ऑफ एडोलेसेंस में आते हैं? तो जनरली एडोलेसेंट और प्यूबर्टी, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि एडोलेसेंट किसको कहते हैं। तो 11 से 19 वर्ष का वो समय जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हुए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हमारे बॉडी में आ रही होती है, तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस कहा जाता है। ठीक है, 11 से 19 ईयर के एज में जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी शामिल है, उस पीरियड को क्या कहा जाएगा? एडोलेसीन कहा जाएगा। ठीक है, और इसी 11 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों को, ठीक है, एडोलेसेंट कहा जाता है। उस पीरियड को एडोलेसीन कहा जाता है और जो उस एज के बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट कहा जाता है। इस पीरियड में एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, टीनेजर्स, इनको एडोलेसेंट या टीनेजर्स भी कहा जाता है। अच्छा, एडोलेसेंस हो गया, तो अब बात करते हैं प्यूबर्टी की कि प्यूबर्टी क्या होता है। तो इसी एडोलेसेंट के पीरियड में, एडोलेसेंस के पीरियड में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और भी बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। मतलब कि अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल हो जाता है। ठीक है, इसी को, इन्हीं चेंजेस को क्या कहा जाता है? बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी का आरंभ कहा जाता है, प्यूबर्टी की शुरुआत कही जा सकती है। अच्छा, प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं ह्यूमन के बॉडी में? तो प्यूबर्टी में ह्यूमन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे इंक्रीज इन हाइट, इंसान की हाइट जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी के शेप में चेंजेस आने लगेंगे, गर्ल्स और बॉयज दोनों के बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। वॉइस में चेंज आ जाएगा, वॉइस बदलाव आता है। ठीक है, कहते हैं आवाज फूटने लगता है। ठीक है, एप्पल से एडम जो यहाँ पे होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड जो है वो अपना एक्टिविटी बढ़ाने लगता है, मतलब कि स्वेट जो है, मतलब पसीना ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, ऑयली स्किन हो जाएगा बार बार, तो वो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स जो हम सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो पेनिस होता है, ठीक है, और जो यूट्रस होता है, फीमेल में यूट्रस और मेल में पेनिस, ये इसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब मानसिक तौर पर, ठीक है, जो इंसान है वो अपनी खोज करना स्टार्ट कर देता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी समाज में क्या जगह है, ये सारी चीजें वो खोजने लगता है। इमोशनल मैच्योरिटी मतलब आसानी से वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे बदलाव जो है ये एडोलेसेंट के पीरियड के दौरान, एडोलेसिन के पीरियड के दौरान एडोलेसेंट जो है वो फील करता है, या हम या दूसरे ऑर्गेन, मतलब जो दूसरे लोग हैं वो फील कर सकते हैं किसी एडोलेसेंट में। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, इन सबको इलेबोरेट कर लेते हैं, इन सबको देख लेते हैं कि किस तरीके के बदलाव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा इंक्रीज इन हाइट, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि बॉयज के बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं, कैसे हाइट बढ़ता है, और गर्ल्स के बॉडी में कैसे हाइट बढ़ता है। तो 11 साल के उम्र का बच्चा जो है लगभग लगभग अपनी जितनी उसकी हाइट बढ़नी होती है उसका 80% बढ़ चुका होता है। ठीक है, जबकि अगर एक लड़की की बात करें तो वो 88% ऑफ हर हाइट जो है वो अटेन कर चुकी होती है एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में। मतलब कि लड़कियों में जो है वो हाइट जो है ग्रोथ वो ज्यादा तेजी से होता है एज कंपेयर टू बॉयज। मतलब गर्ल्स में जो है अगर हाइट की बात करें तो वो ज्यादा तेजी से होगा एज कंपेयर टू बॉयज, बॉयज से ज्यादा तेजी से उनमें हाइट का चेंजेस आते हैं। ठीक है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, शुरुआत में गर्ल्स जो है बॉयज से ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन 18 साल पहुंचते पहुंचते, ठीक है, दोनों का जो 100% एज है, जो मैक्सिमम हाइट जितना होना होता है उतना हो जाता है। ठीक है, और जनरली ये हाइट जो होता है वो उनके पेरेंट्स से, किसी एक पेरेंट्स से सिमिलर होगा, या तो मदर के बराबर होगा या फादर के बराबर होगा, या फिर हो सकता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हुए, नाना नानी या दादा दादी, उनके उनमें से किसी एक के बराबर हो सकता है। लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, या मीडियम साइज के हो सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है किन चीजों पे, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे माता पिता से मिलता है। तो उन सारी चीजों पर हमारा हाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है। कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी वातावरणीय कारक उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बॉडी शेप की कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी शेप में। तो प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी जो एडोलेसेंट का एज है, बॉयज हैव ब्रॉडर शोल्डर्स, कंधे चौड़े हो जाते हैं, वाइडर चेस्ट, छाती चौड़ी हो जाती है, और उनका ग्रोथ ऑफ मसल्स जो है वो तेजी से होने लगता है, मसल्स बढ़ने लगते हैं। जबकि गर्ल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है वो बिगिन टू डेवलप एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ठीक है, वेस्ट से नीचे का जो पोर्शन है वो कैसा होने लगता है, वाइडर, मतलब चौड़ा होने लगता है। ठीक है, ये बॉडी के शेप में परिवर्तन आता है बॉयज और गर्ल्स में। अब बात कर लेते हैं वॉइस चेंजेस की। तो प्यूबर्टी के बाद बॉयज जो होते हैं उनके जो वॉइस बॉक्स होता है, किसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, लैरिंग्स को कहा जाता है। वॉइस बॉक्स जो है वो बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है। ठीक है, और हल्का सा फूल जाता है। ठीक, जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। यहाँ पे ये जो निकला हुआ ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एडम्स एप्पल, जिसके कारण क्या हो जाता है, बॉयज का जो वॉइस होता है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है एंड हॉर्स हो जाता है। ठीक है, डीप हो जाता है मतलब गहरा, गहराई होती है उनकी आवाज में। ठीक है, और गर्ल्स की जो आवाज है, द गर्ल्स वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर, छोटा है जाता है, एंड देयर वॉइस इज हाई पिच्ड, बहुत ज्यादा पिच्ड होता है, जिसके कारण चुभता है कानों में। जब वो बोलती है तो कानों में चुभता है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं चुभता, ठीक है, वो केस अलग है। बट हाँ, गर्ल्स की आवाज जो है वो श्रिल्ड हो जाती है, हाई पिच्ड हो जाती है, जो कि कानों में चुभता है। यही शादी के बाद लड़ाई जो होती रहती है वो उसी कारण से होती है। कहते हैं ना कि तुम्हारी आवाज मेरी कानों में चुभ रही है, वो चुभन जो होती है दैट इज ड्यू टू द हाई पिच। ठीक है, अब ये धीरे धीरे वो वॉइस जो है वो नॉर्मल बन जाती है। ठीक है, जब सुनने का आदत हो जाएगा तो नॉर्मल तो हो ही जाएगा। ठीक, तो नॉर्मल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड की। तो प्यूबर्टी के टाइम में सिक्रीशन ऑफ स्वेट, पसीना ज्यादा आता है, और सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल ग्लैंड जो होता है, सेबेशियस ग्लैंड जो होता है बेसिकली ऑयल ग्लैंड होता है, मतलब हमारे स्किन पे ऑयल ज्यादा आएगा। तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। मैनी टीन्स गेट एकेन एंड पिंपल्स ऑन देयर फेस, उनके फेस पे एकेन मतलब छोटे छोटे दाग धब्बे दाने, इस तरीके से बहुत सारे उनके फेसेस पे हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज में क्या हो जाता है, टेस्टिस डेवलप हो जाता है और पेनिस डेवलप कर जाता है। ठीक है, टेस्टिकल्स क्या होता है, पेनिस क्या होता है। तो टेस्टिकल्स वो होता है जिसके अंदर स्पर्म जो है वो बनता है। ठीक है, और पेनिस जो होता है वो इरेक्टेड पार्ट जो होता है। ठीक है, दैट इज पेनिस। एंड वो क्या करता है, वो इजैकुलेट करने का काम करता है। ठीक है, जो यूरिन जिसके थ्रू हम पास करते हैं दैट इज पेनिस, उसी को पेनिस कहा जाता है। ठीक, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो इन गर्ल्स ओवरीज जो है वो डेवलप कर जाती हैं कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस एग। ओवरीज जो है वो डेवलप करके क्या बनाना स्टार्ट कर देती हैं, एग बनाना, अंडे बनाना या अंडे रिलीज करना, एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं एवरी मंथ। ठीक है, अब मेंटल और इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी की अगर बात करें, किस तरीके से परिवर्तन आता है गर्ल्स और बॉयज में। तो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज और गर्ल्स की जो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि अब जरूरी नहीं कि जितना जैसा गर्ल्स का होगा वैसा ही बॉयज का होगा। ठीक है, वो वातावरण और माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। और सेल्फ कॉन्सियसनेस मतलब कि कितने कॉन्सियस हैं हम अपने बारे में, हम अपने आप को कितना जानते हैं, आत्म खोज जिसको कहते हैं, खुद की खोज जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। वे ऑफ थिंकिंग जो है वो थोड़ा बदल जाता है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी इन द सेंस की मतलब बचपना थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है, और चीजों ये क्यों हुआ कैसे हुआ इन सब चीजों के बारे में, या किस सिचुएशन में हमें कैसा एक्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इन द एज ऑफ एडोलेसेंट के एज में। ठीक है, तो ये सारे बदलाव आते हैं मेल और फीमेल बॉडी में। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर बात की जाए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, तो प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे बॉयज के अंदर हेयर जो है, ठीक है, बाल जो है वो ग्रो करने लगे कहाँ पे, फेस के अंदर, मतलब ये जो दाढ़ी है, ठीक है, ये ग्रो करने लगता है।
बियर्ड्स डेवलप करने लगते हैं, मोस्टैक मूंछ निकलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से हेयर्स जो है वो चेस्ट पे, छाती पे जो है हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, आर्मपिट्स, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे आर्मपिट्स के अंदर वहां पे भी हेयर ग्रो होने लगता है। प्यूबिक रीजन जो है जहाँ पे हमारे गोनाड्स जो हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे गोनाड्स है वहां पे हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। टेस्टिड स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टिस जो है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो हमें लगता है कि या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, तो ब्रेस्ट डेवलप्स एंड देयर हेयर ग्रोज इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, इनके भी प्यूबिक और आर्मपिट्स में क्या होगा, हेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और ब्रेस्ट का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर सके। ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है, ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जनरली क्या होता है कि जब से गर्ल पैदा होती है तभी से उनके बॉडी में एग्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो एग्स जो है वो मैच्योर नहीं रहते, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन जब तक गर्ल जो है 11 साल या 12 साल की उम्र में पहुंचती है, उसके बाद वो मैच्योर्ड हो जाते हैं वो एग्स, और वन बाय वन वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। एवरी मंथ एक एक एग जो है वो रिलीज होगा, तो उसी को सेक्सुअल मैच्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं वो चेंजेस कौन गाइड करता है, किसके थ्रू होता है, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस है जिसको क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, जो इन चेंजेस को गवर्न करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। और ये हार्मोन सिक्रीट कौन करता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। जैसे कि मेल हार्मोन्स विच इज कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल के अंदर जो कंट्रोल करता है जो हार्मोन, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन उसका नाम है। और ये क्या करता है, टेस्ट इट इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे बनेगा, टेस्टिस के अंदर बनता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो टेस्टिस होता है उसमें बनता है। द फीमेल हार्मोन विच कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और ये कहां पे बनता है, ओवरी, यूट्रस के अंदर जो ओवरी है जहां से एग रिलीज होता है वहां पे एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, एस्ट्रोजन बनता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल होता है किसी और हार्मोन से जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको मास्टर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी ग्लैंड्स को चलाने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, ठीक है, कौन कितना दिन तक ह्यूमन जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के साथ ही कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है। और इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन मेल्स, मेल्स के में लॉन्गर टाइम होता है देन इन फीमेल्स, फीमेल से, मतलब जनरली मेल जब तक हेल्दी रहता है तब तक उसके पास कैपेसिटी होता है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन फीमेल के पास कैपेसिटी ये जो है ये लास्ट कर जाती है कब, प्यूबर्टी, जब वो 40 टू 50 ईयर्स के बीच में होती है तभी लास्ट कर जाती है। क्यों, क्योंकि एग्स जो है, एग्स जो वो लिमिटेड अमाउंट में रहता है, ठीक है, तो एग्स वो रिलीज होते होते जब एग्स जो है सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव उसका फेज जो है वो खत्म हो जाता है, वहीं पे एंड कर जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग, रिप्रोडक्टिव फेज के स्टार्टिंग और रिप्रोडक्टिव फेज के एंड को कुछ नाम दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल्स में ओवरी जो है वो प्रोड्यूस होता है, हर एक मंथ एक एग रिलीज होता है यूट्रस के अंदर, एंड यूट्रस जो है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग बहुत सारे प्रिपरेशंस करता है, तैयारियां करता है, ठीक है, जैसे शादी का माहौल होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसमें बहुत सारी प्रिपरेशंस होती है ना, तो ठीक इस तरीके से भी फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ा इवेंट है फीमेल बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक नया कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देने वाली होती है माँ, तो उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन होता है जो यूट्रस के अंदर होता है,
ठीक है, यूट्रस उसको रिसीव करने के लिए करता है। कौन कौन सा? तो इट्स वॉल बिकम थिक विद अ ब्लड वेसल्स, बहुत सारा ब्लड जो है वो यूट्रस के वॉल में वहां पे जमा हो जाता है, जिसके कारण थिक लाइनिंग बन जाती है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, यूट्रस के वॉल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, वहां पे ओवरी के साथ स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो जो ब्लड वेसल्स का लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, एंड कम्स आउट विद द ऑफ द वेजाइना एज ब्लड, और खून के रूप में वेजाइना से जो है वो वापस आ जाएगा। एंड म्यूकस, और जो भी मतलब उसके अंदर का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सारी की सारी तैयारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मान लो भाई है शादी वाला एग्जांपल लिया, तो शादी वाले एग्जांपल समझते हैं। किसी का शादी होने वाला था, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा? टेंट पंडाल वाला अपना तो लेकर जाएगा ना सामान। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से क्या हुआ, शादी के लिए प्रिपरेशन किया था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनाए हुए था कि दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों का फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ तो ये अपना टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, और बाहर आ गया ब्लड वेसल्स से। तो इस साइकिल को जो हर एक मंथ होता है, ठीक है, एक हर एक मंथ जो फीमेल जो है उसके यूट्रस में, उसके ओवरी से एक एग रिलीज होता है, इस साइकिल को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें बॉडी जो है वो प्रिपेयर करता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, वो प्रिपेयर करता है ताकि वो रिसीव कर सके किसको? फर्टिलाइज्ड एग को। ठीक है, तो इस साइकिल को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड टर्म है कि जो मेंस्ट्रुअल मतलब जो फर्स्ट साइकिल होता है, द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क। इसको क्या कहा जाता है? मेनार्क कहा जाता है। मतलब 11 साल की अवस्था में जब सबसे पहली बार किसी फीमेल के बॉडी में, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो उसको फर्स्ट टाइम को क्या कहा जाएगा? मेनार्क कहा जाएगा। ठीक है, और जब व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एट द 40-50, जब लास्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मेनापॉज कहा जाता है। ठीक है, मेनोपॉज कहा जाता है, रुक जाता है वहां पे जाके। तो होप आपको इतना सारा टॉपिक जो है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से रिलेटेड समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ताकि हमारा मतलब ये लगता है कि वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो ये लगता है कि जैसे हमारा जो वीडियो है, मैंने जो बताया है कंटेंट, वो आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो बनाने में भी मजा आता है। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, मजा आएगा ही नहीं, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा क्या आपको समझ में आ रहा है, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए क्लास 10th, उन सारी चीजों के ऊपर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।